प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र का मॉडल प्रश्न पत्र जेसीईआरटी द्वारा जारी कर दिया गया है। आज हम लोग सेट 2 के आंसर को देखेंगे, समझेंगे। सेट 1 का आंसर मैंने बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। सेट 2 का हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय के प्रश्नों को बताएंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग कुछ आज नया सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स सेट 2 समान निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में सारा बता दिया है। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो आंसर है परिवार, जिसको हम लोग उपभोक्ता कहेंगे, कंपनियां जो निर्माता और बाजार है, और राज जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को विनियमित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट हैं। मतलब परिवार, कंपनी, राज्य, ये सभी आर्थिक एजेंट हैं जो उत्पादन और उपभोग में अपना योगदान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन, जिसको हम लोग कारक आय का जोड़ कहेंगे। कहने का मतलब है कि एक वर्ष की अवधि मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवा देश में उत्पादित होगा और मेरे पास जो कुल कारक साधन आय है, कुल कारक साधन आय मतलब होता है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध से प्राप्त होने वाले आय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होगा NY, मतलब नेशनल इनकम बराबर सिग्मा, उसके नीचे लिखा हुआ है, इस तरह लिखेंगे NY बराबर सिग्मा, इसके नीचे लिखेंगे I बराबर 1 to N, उसके बाद FY और यहाँ I। तो ये राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है। इसमें सिग्मा I बराबर 1 to N मतलब क्या हो गया, सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ NY राष्ट्रीय आय हो गया, सिग्मा मतलब कुल जोड़ हो गया, FY हो गया कारक आय, जिसमें कारक आय में आपका मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि आएगा। N बराबर हो गया एक देश के समान निवासी, मतलब N हो गया 1 से लेकर N समान निवासी जो देश में है। अगला क्वेश्चन है, नगद निधि अनुपात CRR से आप क्या समझते हैं? आंसर है व्यापारिक बैंकों को कानूनी तौर पर अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद निधि के रूप में रखना पड़ता है। मतलब अपने पास जो भी कुल जमा होगा, अगर 100 रुपया जमा हुआ है तो अगर CRR 10% है तो 100 रुपया का 10 रुपया केंद्रीय बैंक के पास व्यावसायिक बैंकों को जमा करना होगा, जिसको हम लोग नगद निधि अनुपात कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? आंसर है सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31 तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय को हम लोग इस तरह लिखेंगे, सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब एक वर्ष की अवधि में सरकार के आय और व्यय मतलब कहाँ से आमदनी कितना हुआ और कितना हमको खर्च हुआ, ये सब का जो विवरण होता है, अनुमानित विवरण, उसी को हम लोग सरकारी बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनके फलस्वरूप ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग क्या है? तो आय व रोजगार के स्तर पर एक साल में अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उसे समग्र मांग कहते हैं। मतलब एक वर्ष की अवधि में जितना भी देश के निवासियों द्वारा वस्तु और सेवा का मांग किया जाएगा उसका कुल जोड़ समग्र मांग कहलाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन क्या है?
तो व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयातों और निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है। जब एक देश के आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होते हैं तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब जो भी हम विदेशी क्षेत्र से लेन देन करते हैं वो मेरा आयात निर्यात कहलाता है। अगर बाहर देश से हम सामान अपने देश में मंगा रहे हैं तो आयात, और अपने देश से सामान बाहर देश को भेज रहे हैं तो निर्यात। तो यदि निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो अनुकूल व्यापार संतुलन होगा, और यदि आयात ज़्यादा निर्यात कम तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो पहला है 1929 में विश्व में एक गंभीर स्थिति महामंदी ने जन्म लिया। यह महामंदी 1933 तक बनी रही। इस विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी के कारण अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। निर्गत मतलब होता है जो उत्पादन होता है, आउटपुट जो होता है उसमें भारी गिरावट आई, साथ ही रोजगार में भी गिरावट आई। अब जब उत्पादन गिर रहा है तो माल बिकेगा नहीं तो मुनाफा नहीं होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट के कारण कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। चौथा है, मंदी की ऐसी गंभीर स्थिति ने अर्थशास्त्रियों को व्यष्टि के स्थान पर समष्टि स्तर पर सोचने को बाध्य कर दिया। मतलब अर्थशास्त्री लोग व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन को छोड़कर समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन को सोचने लगे। पांचवा है, इन परिस्थितियों में J.M. केन्स की पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत, जिसको हम लोग कह सकते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है हम आपको कटहल दे रहे हैं, आप हमको प्याज दे रहे हैं, मतलब वस्तु से वस्तु का जब लेन देन होगा तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी। तो इसके क्या दोष है? पहला तो दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो ऐसे व्यक्ति आपस में मिल जाए जो उनकी आवश्यकता की वस्तु को आपस में बदलने के लिए तैयार हो। ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन होता है। कहने मतलब है कि मेरे पास आटा है और हमको जूता चाहिए, तो बाज़ार में ऐसा व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास जूता है और वो मेरा आटा लेने के लिए तैयार हो, और ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये दोहरे संयोग का अभाव कहलाता है। अगला इसका समस्या है मूल्य मापन में कठिनाई। यदि दोहरा संयोग मिल भी जाता है तो भी विनिमय तब तक संभव नहीं हो सकता जबकि वस्तु अदला बदली की मात्रा पर सहमति ना हो। किस वस्तु के बदले कितनी दूसरी वस्तु दी जाए इसका निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य है। जैसे मेरे पास एक गाय है और हमको जूता चाहिए, तो गाय का कीमत और जूता का जो कीमत होगा उसमें भारी अंतर होगा, तो दोनों में अगर सहमति नहीं होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो सकता। तो ये हुआ मूल्य मापन में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाएं। तो जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। मतलब जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है वो स्वयं कर का भुगतान कर रहा है, मतलब उसी पर भार है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए। तो
इन लोग का अंतर है। पहला, स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह क्या है, तो प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। मतलब ये एक विशेष समय अवधि में मापा जाता है, जबकि इसमें समय अवधि नहीं होता, ये कभी भी मापा जा सकता है प्रवाह। दूसरा अंतर है, स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति मास। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, मतलब रुका हुआ है जो बदल नहीं सकता स्टॉक। प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है, मतलब ये बदलता रहता है। स्टॉक का उदाहरण है मुद्रा का परिमाण, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, टंकी में रखा पानी। और प्रवाह का उदाहरण है उपभोग, निवेश, आय, नदी में जल। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाएं। तो अंग्रेजी भाषा का मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। अतः व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण या समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब यदि हम लोग संपूर्ण का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, एक दो व्यक्ति का बेरोजगारी हमको नहीं जानना है, हमको पूरा देश का बेरोजगारी या किसी समाज का बेरोजगारी को जानना है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण का अध्ययन हमको करना होगा। M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग के घटकों को लिखिए। तो कुल या समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग, जिसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। मतलब जो भी हम पैसा खर्च करने का योजना बनाते हैं, जैसे बाजार जा रहे हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि 200 रुपया का हमको सामान लग जाएगा, तो जो अनुमानित व्यय होता है 200 रुपया खर्च करने का अनुमान जो लगाए हैं, वो मेरा समग्र मांग कहलाएगा। या एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवाओं का मांग होगा वो समग्र मांग कहलाएगा। तो समग्र मांग के घटक निम्नलिखित है। पहला है निजी उपभोग व्यय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सी बोलेंगे। इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। दूसरा है निजी निवेश मांग, जिसको हम लोग आय से डिनोट करेंगे। इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। तीसरा है सरकारी व्यय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जी मानेंगे। इसमें सरकारी उपभोग में व्यय इस तरह लिखना है, व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय है सैन्य, सुरक्षा, प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय है सड़कों, डैमों तथा पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय। उसके बाद है शुद्ध निर्यात, X माइनस M, मतलब आयात माइनस निर्यात। विदेशियों द्वारा हमारी वस्तुओं के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय मतलब समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने वाले व्यय को घटाया जाता है। अतः X माइनस M शुद्ध निर्यात को समग्र मांग में जोड़ा जाता है। अतः समग्र मांग के प्रमुख तत्व क्या है, तो AD बराबर हो जाएगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। खुली अर्थव्यवस्था मतलब C हो गया उपभोग, I विनियोग, G हो गया सार्वजनिक व्यय और X माइनस M हो गया शुद्ध निर्यात। तो ये खुली अर्थव्यवस्था फॉर्मूला है और समग्र मांग का फॉर्मूला हो जाएगा AD बराबर C प्लस I बंद अर्थव्यवस्था में। यहाँ सब लिखा हुआ AD क्या है, समग्र मांग, C है निजी उपभोग व्यय, I है निजी निवेश व्यय, G है सरकारी व्यय और X माइनस M है शुद्ध निर्यात। चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं समग्र मांग का फॉर्मूला इस तरह रहता है। और ये एकता रेखा है जो आय और मांग को बराबर भागों में बांटता है।
चित्र में एडी वक्र के चित्र में एडी वक्र बाएं से, यहाँ बाएं होगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे आय रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है, कुल मांग भी बढ़ती जाती है। मतलब आपका इनकम और रोजगार बढ़ रहा है तो क्या होगा कि आपके पास इनकम आएगा तो आप लोग मांग को बढ़ाइएगा, जिससे समग्र मांग बढ़ते जाएगी जो ऊपर की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान शेष के चालू खाते के घाटे को लिखिए। तो भुगतान शेष के चालू खाता क्या है? तो चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते के निम्नलिखित घटक है। पहला है वस्तुओं का निर्यात तथा आयात अथवा दृश्य मदे। दृश्य मदे मतलब जिस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कलम, पेन, यदि हम बाहर से मंगा रहे हैं तो इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये दृश्य मदे होगा। और उसके बाद दूसरा है सेवाओं का निर्यात तथा आयात अथवा अदृश्य मदे। अदृश्य मदे मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे टीचर का सेवा, डॉक्टर का सेवा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अदृश्य था, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो वो अदृश्य मदे कहलाता है। तीसरा है एक देश से दूसरे देश को एक पक्षीय अंतरण। तो बच्चों लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों को मैंने बता दिया है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आप लोगों को बताऊंगा।